वेलकम बैक। आपको बताएं कि 30 सितंबर यानी आज तर्जुमे का आलमी दिन है। तराजुम इंसानी उलूम के सफ़र का अहम तरीन वसीला होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ज़ुबानों में कुतुब के तराजिम एक खित्ते के इंसानों को दूसरे खित्ते के इंसानों से मुतारिफ कराते हैं। तहजीबों का मिलाप तराजिम की बदौलत ही होता है। इंसानी फ़िक्र का आलमी दायरा भी तराजिम के ज़रिए ही बनता है। तर्जुमे के आलमी दिन पर कराची के नौजवान मुतरज्जिम से मुलाकात करवाते हैं जो 8 ज़बानों में तर्जुमा करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पे तो एक ज़ुबान सीखना इतनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो 8 ज़ुबानें जानते हैं। हसन खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। जानते भी हैं और सीखते भी हसन से कि तर्जुमा करना कितना मुश्किल है। बताएं ज़रा, कितना मुश्किल होता है तर्जुमा करना और इसको सीखना? महक, बहुत शुक्रिया। आज वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे है, यानी तर्जुमों का आलमी दिन। तो उसी की मुनासिबत से मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हम लोग उर्दू के अंदर जब कोई किसी ऐसे शख्स को जो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा कर रहा हो, उसको अमूमन हम लोग मुतरज्जिम बोलते हैं जी। तो ये कॉमन एरर है। तो इसका सही तलफ़्फ़ुज़, सही लफ्ज़ है मुतरजिम जी। तो ये कॉमन एरर है। तो मैंने कहा कि ये आज के दिन की मुनासिबत से हमारे व्यूअर्स को ये बात पता चले। अच्छा, आपके सवाल की जानिब आता हूँ। मैं 8 ज़बानें जानता हूँ और 8 ज़बानों से भी ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन मैं फ़ारसी जानता हूँ, टर्किश जानता हूँ, आज़रबाईजानी, उज़्बेक और चगाताई ज़बान, ऑटोमन टर्किश, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, सराइकी। पाकिस्तानी ज़बानों में मैं पश्तो से तर्जुमे करता हूँ। पश्तो मुझे अच्छी खासी आती है। उसके अलावा अरबिक और बंगाली भी किसी हद तक आती हैं। उनसे भी मैंने तर्जुमे करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उनको सीख गया हूँ। और अभी सीखने का सफ़र अभी तक जारी है और जारी रहेगा। मेरी कोशिश है कि जब नई नई ज़बानें सीखती रहूँ और नई नई ज़बानों पे अबूर हासिल करूँ। सही। अच्छा हसन, मुझे ये बताइए आपने सीखा कैसे? मतलब किसी इदारे से सीखा आपने, या आजकल तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें अब थ्रू यूट्यूब सीख जाते हैं, तो किस तरह सीखा आपने? नहीं, मैंने, ये आपके लिए हैरत अंगेज़ बात होगी, मैंने किसी भी लैंग्वेज को किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा है। सारी ज़बानें मैंने खुद सीखी हैं। ये मेरा बचपन से एक शौक़ रहा है, एक पैशन रहा है। तो फिर जब मेरे पास इंटरनेट आया तो मुझे मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर से मैं अकेला ऐसा शख्स नहीं हूँ जिसको ज़बानें सीखने का शौक़ है। तो मेरे जैसे हज़ारों लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। फ़ोरम्स बने हुए हैं जहाँ हम एक दूसरे की मुआविनत करते हैं कोई नई लैंग्वेज सीखने के अंदर, और फिर उसको किस तरह खूबी से एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ट्रांसलेट किया जा सकता है। वो चीज़ें एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स मौजूद हैं, जितनी भी वर्ल्ड मेजर लैंग्वेजेस हैं उसके बारे के, उसमें उसके सीखने के लिए अखबारात हैं, कुतुब हैं। आपके पास इंटरनेट के अंदर बेतहाशा लर्निंग मटेरियल है। अगर आप इंटरनेट पे आपका शौक़ है तो आप घर बैठे आसानी से बिल्कुल सीख सकते हैं। तो ये आपका शौक़ था मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखना? जी, मेरा बचपन पैदा कैसे हुआ? मुझे बचपन से शौक़ है। मैं जब छोटा था, मेरी सालगिरह आती थी, मैं अपने वालिद से किताबों की फरमाइश करता था। तो किताबें ख़रीदने जाता था तो मुझे अगर कोई भी किसी दूसरी ज़बान की डिक्शनरी नज़र आ गई या फ्रेजेस की बुक नज़र आ गई तो मैं सबसे पहले लपक के वो किताब उठाता था और वो ख़रीद के लेकर आता था। और नए नए लफ्ज़ जानने का शौक़ मुझे रहा है। तो फिर बचपन से मुझे ये एक तरह से मेरा एक पैशन रहा है कि मुझे ज़बानें सीखनी है और उन ज़बानों पर अबूर हासिल करना दुनिया भर। क्या बात है। अच्छा, अब जैसे आपने ये ख़ुद से सीखा, चूँकि आप खुद भी कह रहे हैं, अच्छा ये इसके मराहिल क्या होते हैं कि पहला मरहला क्या है? अगर कोई सीखना चाहता है, आपकी तरह बनना चाहता है कि उसको भी 8-9 ज़बानों में बात करनी आती हो, तो पहला स्टेप क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है एक एक चीज़ को गूगल पे जाके सर्च करना, उसका एक चीज़ के फिर बहुत सारे मतलब भी सामने आ जाते हैं। तो ये किस तरह आपने किया? सबसे पहले हम उसके किसी भी लैंग्वेज के बेसिक फ्रेजेस सीखते हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो हर ज़बान के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर मैं सबसे अच्छी टर्किश जानता हूँ। टर्किश मुझे बहुत आसान है। टर्किश आसान भी है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन उसके अंदर अल्फाज तो बेशुमार हैं, लेकिन 3000 से 4000 अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट कॉमन अल्फाज हैं। यानी पूरी लैंग्वेज में 90% वो 4000 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप वो मोस्ट कॉमन अल्फाज आइडेंटिफाई करके सीख लें और फिर उसका यूजेज आपको पता चल जाए, आपको ग्रामर के रूल्स प्रैक्टिस करते रहें, वो आपके जहन में बैठ जाएं, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बान जो है ना, उसमें अजनबियत के पर्दे हटते रहते हैं और वो ज़बान आपको मज़ीद आशना होती जाती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप कोई जुमला सुने, कोई चीज़ लिखी हुई नज़र आए, आपको ऐसा ही लगता है कि आपको बिल्कुल जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं, हमें किसी हम फ़ौरन समझते हुए जाते हैं, उसी तरह किसी भी नई लैंग्वेज में हमारा इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो ज़बान हमारी एक तरह से अपनी ज़बान हो जाती है। अच्छा, 8 ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी थी, या सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट क्या लगा कि अच्छा इस ज़ुबान में ये चीज़ ज़रा मुश्किल है, इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा? ज़बान अरबिक मुश्किल है, फिर पश्तो ज़रा मुश्किल है कि पश्तो के थोड़े से कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसके लिहाज से ज़रा मुश्किल है, और फ़ारसी सबसे आसान है।
फ़ारसी उर्दू वालों के लिए आसान है, पंजाबी आसान है, हिंदी भी आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। अच्छा। ये लैंग्वेज पे फिर ये मैटर करता है कि वो लैंग्वेज आपके साथ उसका कितना कुर्बत है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं वो आपसे साथ क्लोज हैं, जैसे टर्किश में आपकी लैंग्वेज के साथ हमारे लैंग्वेज का उसमें रिलेशन है कि बहुत से कॉमन वर्ड्स हैं, तो इस वजह से वो चीज़ आसान हो जाती है लैंग्वेज। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज हमारे साथ इतनी कॉमनैलिटीज़ नहीं रखती तो उसको सीखना थोड़ा मुश्किल होती है। ठीक है। अच्छा हसन, मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर हम इसका क्या स्कोप देखेंगे, या अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को अपनाना चाह रहे हैं तो आप इसको किस तरह से अपना सकते हैं? क्योंकि जाहिर है अगर हम यूरोप साइड पे देखें तो वहाँ पे तो ये चीज़ एक डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए ये कहेंगे प्रोफेशनली मैं ये चीज़ लेकर आगे चलना चाह रहा हूँ, तो आगे इसका क्या स्कोप आपको नज़र आता है? ये ट्रांसलेशन की जो इंडस्ट्री है इसमें डेप्थ बहुत है, इसमें मौके बहुत हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जैसा आपने बिल्कुल ठीक किया, यूरोप में हर शख्स 2-3 ज़बानें जानता है, वहाँ एक कॉमन चीज़ है। जी, पाकिस्तान में हम लोग इतने इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते। हमें ट्रांसलेटर्स बहुत चाहिए, यहाँ पर भी बहुत दरकार है। हमें कंपनीज़ को चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, इंटरप्रेटर्स चाहिए, ट्रैवल एजेंट्स को चाहिए होता है कि बाहर जाके वो आपको गाइड करे। तो यहाँ पर कोई इसके मौजूद नहीं है, तो उसमें मौक़े, तो इसीलिए हम एक नोबल कॉज लेके भी चले हैं। मैं एक कराची के अंदर एक तालीमी इदारा है ऑफ द स्कूल, उसके साथ वाबस्ता हूँ। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम कैंपस पर भी और ऑनलाइन भी मैं पर्शियन टर्किश सिखा रहा हूँ। उसके अलावा और दूसरी लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, ताकि इस जो ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री है इसकी तरवीज भी हो और जो लोगों को इसके मौके भी पता चले, और वो उतनी आसानी से, मैं आपको बताऊँ, अगर सिर्फ एक टर्किश आप सीख लेना तो कोई एक शख्स टर्किश सीख के उतनी अर्निंग कर सकता है जितना वो एक नया यूट्यूब चैनल बना के करने की चाह रहा हूँ। इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट्स चाहिए, बहुत बहुत, यानी इसके अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा है। ट्रांसलेटर्स बहुत कम है। टर्किश बड़ी आसान सी जुबान है, तो भाई जी सीखी जा सकती है। मैं और सीखने पे आप आए तो हर चीज़ भैया आपके लिए आसान हो जाती है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेकिन हिम्मत, लगन और शौक होना चाहिए, शौक चाहिए होता है। चले जी, बेहद शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे।